की हेडिंग लगाना चौथे पॉइंट की। 3 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट है बिरलुवा बिरलुवा क्षेत्र। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आप लोगों का बिरलुवा क्षेत्र। ठीक है, लिखो बिरलुवा क्षेत्र। अब सुनना ना, देखिएगा, सुनो, देखो। हाँ जी, हमको क्या करना है, हमको ओमेगा और के बीच में इसके अंदर ग्राफ खींचना है। ठीक है। अब ओमेगा और के बीच में हमको इसके अंदर क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है पहले तो ये समझना है। पहले ग्राफ बना देते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखो, तो बड़ा सिंपल है ग्राफ बनाना। ग्राफ किस किस के बीच में है, ओमेगा और के बीच में ग्राफ है। तो इधर ले लेते हैं अपन ओमेगा, ठीक है, और इधर ले लेते हैं अपन के। ठीक है, चलते हैं, देखिएगा। देखो, अगर मैं कहूं आप लोगों से कि हमें जो संबंध मिला था वो संबंध कुछ ऐसा मिला था, ओमेगा इक्वल टू 2√β 2, फिर रूट के अंदर बीटा अपॉन एम साइन के ए बाई, ऐसा करके हमें क्या मिला था, संबंध मिला था। ठीक है, अब सुनना, अगर मैं कहूं के बराबर 0, तो के बराबर 0 पर साइन 0 0 हो जाएगा और ओमेगा का मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी वक्र यहां से तो स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से। ठीक है, अब सुनो, इस पॉइंट से क्या होगा, ये वक्र स्टार्ट होने वाला है। अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे के बराबर पाई अपॉन ए रखूं, मैं के बराबर कितना रखूं, पाई अपॉन ए रखूं, के बराबर, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो सॉरी सॉरी, अगर कितना रखे, पाई अपॉन ए रखे, तो उस कंडीशन के अंदर साइन पाई अपॉन ए, और ए बाई टू, ए से ए कट जाएगा, साइन पाई बाई टू का मान कितना आएगा, एक आएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पाई अपॉन ए पर, मेरी बात ढंग से समझने की कोशिश करना, पाई अपॉन ए पर आवर्ती हमको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और फिर मैं कहूं कि अगर हम 2 पाई अपॉन ए रखें, तो फिर उस कंडीशन के अंदर 2 भी कट जाएगा और साइन पाई क्या हो जाएगा, 0, यानी आवर्ती क्या हो जाएगी, वापस 0 हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं मैं ये से कह सकता हूं कि 0 पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, 0 पर 0 होगा, 2 पाई अपॉन ए पर भी क्या होगा, 0 होगा। तो वक्र कुछ ऐसा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके का वक्र यहाँ पे बनेगा, इस तरीके का वक्र यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर मैं और आगे की बात करूं, तो ऐसे ही मुझे और पॉइंट्स भी मिलते चलेंगे। और पॉइंट्स का मतलब ये है, समझना, और पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमें इस कंडीशन के अंदर ऐसे कह सकता हूं कि 3 पाई अपॉन ए, फिर आएगा 4 पाई अपॉन ए, तो अगेन 4 पाई अपॉन ए पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे भी हमें मिलता जाए। फिर 5 पाई अपॉन ए पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, 6 पाई अपॉन ए पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी के एक निश्चित बाद, सॉरी के एक निश्चित मान के बाद वापस क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे यहाँ 0 है, तो फिर 2 पाई अपॉन ए पर वापस क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है सेम। ठीक है, ऐसे ही हम इसे नेगेटिव के अंदर भी ले सकते हैं, माइनस का पाई अपॉन ए, माइनस का 2 पाई अपॉन ए, माइनस का 3 पाई अपॉन ए, माइनस का 4 पाई अपॉन ए। इस तरीके से हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और भी दिखा सकते हैं। इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, इतना ही क्या है, पर्याप्त है। अब काम की बात क्या है, काम की बात ये है, सुनना, यहां पे इस वाले पॉइंट पर वैल्यू, यहां पे इस वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और यहां पे इस वाले पॉइंट पर भी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 रूट के अंदर बीटा अपॉन एम होती है। ठीक है, इधर भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये -पाई अपॉन ए से +पाई अपॉन ए के बीच की जो रेंज होती है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट बिल्वा जोन, यानी प्रथम बिल्वा क्षेत्र कहते हैं। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट बी डॉट
Z बिल्लुआ जोन, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाली रेंज क्या होती है यहाँ पे, प्रथम बिल्लुआ जोन वाली रेंज यहाँ पे होती है, ठीक है। सुनो आगे, इसके बाद में माइनस पाई अपॉन ए से माइनस टू पाई अपॉन ए, ये वाली जो रेंज होती है इसको बोलते हैं अपन सेकंड बिल्लुआ जोन, ठीक है। और ऐसे ही ये वाली रेंज होती है, इसको भी क्या बोला जाता है, सेकंड बिल्लुआ जोन, ठीक है। यानी जिसके अंदर के का मान अल्प लिया है, वहां के अल्प मानों के लिए ओमेगा किसके समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। तो वहां के अल्प मानों के लिए ओमेगा के समानुपाती था, तो उस कंडीशन के अंदर के अल्प मानों के लिए ओमेगा किसके समानुपाती होगा, के अल्प मानों के लिए ओमेगा किसके समानुपाती होगा, के समानुपाती। तो ओमेगा समानुपाती के, ओमेगा समानुपाती के, ऐसा कब होगा, के अल्प मानों के लिए होगा। कौन से मानों के लिए होगा, के अल्प मानों के लिए होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा और के बीच में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन का ग्राफ क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, ठीक है। चलो, अब आप लोग इसके अंदर बिल्लुआ क्षेत्र करके हेडिंग लगाना, और इसके अंदर मैं जो लिखवा रहा हूं उसे लिखो। लिखो भाई, इसके अंदर जो मैं लिखवा रहा हूं हेडिंग लगाना बिल्लुआ क्षेत्र, और इसके अंदर जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूं उस तरीके से आप लोग लिखने की कोशिश करो। लिखवाता हूं अभी, लिखो, लिखना, यदि यदि परिक्षेपण संबंध में, यदि परिक्षेपण संबंध में के इक्वल टू के डैश, के इक्वल टू के डैश प्लस माइनस टू एन पाई अपॉन ए, के इक्वल टू के डैश प्लस माइनस टू एन पाई अपॉन ए रखा जाए, रखा जाए, तो आवृत्ति का मान पुनः, तो आवृत्ति का मान पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो आवृत्ति का मान पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि के स्मॉल के निश्चित मानों के लिए, निश्चित मानों के लिए, निश्चित मानों के लिए आवृत्ति की पुनरावृत्ति होगी। के निश्चित मानों के लिए आवृत्ति की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। ये जो ग्राफ मैंने बना रखा है, इस ग्राफ को आप लोग क्या कर लो, बना लो फटाफट, थोड़ा जल्दी बना लेना ना। ये जो ग्राफ हमने बना रखा है सामने, इस ग्राफ को आप लोग उतार लो फटाफट। समानुपाती होती है, हाँ जी, बना लिया होगा। पहला स्टार पॉइंट लगाओ अब इसमें, फर्स्ट स्टार पॉइंट आप लोगों को लगाना है इसमें। फटाफट लगाइएगा, पहला स्टार पॉइंट लगाना सारे के सारे, और लिखना के अल्प मानों के लिए, के अल्प मानों के लिए आवृत्ति ओमेगा, के अल्प मानों के लिए आवृत्ति ओमेगा तरंग संचरण नियत या संचरण नियतांक के संचरण नियतांक के समानुपाती होती है।
समानुपाती होती है, इस अवस्था में वक्र, इस अवस्था में वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। आगे लिखो, सेकंड स्टार पॉइंट लगाकर, प्रथम बिल्लवा जोन के, प्रथम बिल्लवा जोन के अंतिम सिरों पर आवर्ती का मान उच्च है, प्रथम बिल्लवा जोन के अंतिम सिरों पर आवर्ती का मान उच्च है, प्रथम बिल्लवा जोन के अंतिम सिरों पर आवर्ती का मान उच्च है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ये वाली हेडिंग तो पूरी कंप्लीट हो गई। अगली हेडिंग लगाना, एक विमीय द्विपरमाणु जालक में कंपन, एक विमीय द्विपरमाणु जालक में कंपन। एक विमीय द्विपरमाणु जालक में कंपन। चलो अब 2 मिनट आप लोग क्या करना है, बोर्ड पे ध्यान आप लोगों को देना है। देखिएगा, पीछे वाला जो केस था, उस पीछे वाले केस के अंदर क्या था मैं आपको बताऊं। पीछे वाले केस के अंदर जो दो परमाणुओं के द्रव्यमान, सॉरी, पीछे वाले केस के अंदर सभी परमाणुओं के द्रव्यमान क्या थे, सेम थे। इस वाले केस के अंदर ऐसा नहीं है, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान सेम नहीं है। तो किस प्रकार की स्थिति है चेक करो। जैसे एक परमाणु ये रहा, ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा हम यहां रखेंगे, फिर इसके बाद में एक परमाणु ये रहा, फिर एक यहां रखेंगे, फिर अगला ले लेते हैं यहाँ पे। पहले मैं एक बार डायग्राम थोड़ा सा हल्का सा अरेंजमेंट बना देता हूँ। चलो ठीक है, चेक करना। हाँ जी, एक तो मैंने ये ग्रीन डॉट करके परमाणु यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है, और एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर के अंदर हम ले लेते हैं। जैसे मान लो इस ब्लू कलर के अंदर हमने ले लिया, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। ये है दूसरे परमाणु, ठीक है, चलो ये रहे हमारे दूसरे। तो ये जो ग्रीन वाले हैं, इनको तो मैं मान लेता हूं इनके द्रव्यमान सबके क्या है, समान है, m है। और ये जो ब्लू वाले हैं, इनके चेक करना एक बार। अब आ गई क्या, अब चल रही है, एक बार चेक करना अब चल रही है क्या। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से अटकी है। चलो वापस रिपीट कर देंगे, एक बार रिप्लाई करो अब चल रही है। हाँ जी, देखिएगा, सुने, समझना बना, ध्यान देना, देखिएगा, मैं वापस रिपीट कर दूंगा, आप बेफिक्र यहाँ पे रहिएगा, ठीक है। सुनो, अभी काम करते हैं, पहले मैं आप लोगों को लाइनें लिखवा देता हूँ ना, ठीक है ना, पहले मैं आप लोगों को लाइनें लिखवा देता हूँ, फिर मैं, क्योंकि मैं लगातार समझा रहा था लेकिन बीच में वो क्लास अटकने की वजह से रुक गई है ना, मैं आप लोगों को पहले लाइनें लिखवा देता हूँ, आप लोग हेडिंग लगा लो, है ना, ठीक है ना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और, है ना, अभी पूरा भी नहीं हुआ ये एक्सप्लेन, ठीक है। हाँ जी, आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। मैं नहीं अटक रहा कुछ भी, हो तो कोई नेट की प्रॉब्लम होगी, या तो नेट भी सही चल रहा है, पता नहीं मुझे ना क्यों अटकी है। तो लिखो आप लोग, है ना, लिखना पहले लिख लो, है ना, लाइन 5-6 लाइन है, फिर इसके बाद में मैं इसको रिपीट कर देगा, ठीक है। लिखो, माना, बड़ा सिंपल है, माना एक विमीय द्विपरमाणु जालक में, माना एक विमीय द्विपरमाणु जालक में, एक विमीय द्विपरमाणु जालक में कंपन x दिशा में है, कंपन x दिशा में है। इस प्रकार के जालक में
इस प्रकार के जालक में इस प्रकार के जालक में इस प्रकार के जालक में दो प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। दो प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है। जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है। दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी स्मॉल a है। यहां m1 द्रव्यमान वाले परमाणु जालक में विषम अवस्था में तथा m2 द्रव्यमान वाले परमाणु जालक में सम अवस्था में उपस्थित है। जालक में सम अवस्था में उपस्थित है। जालक में सम अवस्था में उपस्थित है। यहां m1 व m2 द्रव्यमान के परमाणुओं की कंपन आवर्ती क्रमशः है ओमेगा 1 व ओमेगा 2 है। जबकि आयाम क्रमशः है कैपिटल A व कैपिटल B है। चलो, मुझे जो लाइन लिखवानी थी वो मैं लिखवा चुका। देखिएगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। देखो, बड़ा सिंपल है। हाँ जी, चेक करना। हमारे पास में क्या है? एक विमीय द्विपरमाणु का मतलब हो गया दो परमाणु जिनके द्रव्यमान दोनों के क्या है? डिफरेंट। तो चेक करो, m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यानी m1 द्रव्यमान वालों को मैंने यहाँ पे ग्रीन से दिखा रखा है और m2 द्रव्यमान वाले कणों को मैंने ब्लू से दिखा रखा है। m1 वालों को m2 वालों से थोड़ा बड़ा बना रखा है, तो इसका मतलब m1 m2 से क्या है? अधिक द्रव्यमान है। ठीक है, आइएगा। अब क्या होता है, ये जो डॉट डॉट लाइन मैंने खींची हुई है, ये क्या है? इनकी मेन पोजीशन है। ठीक है, दूसरी बात और सुनो, ये जो m1 और m2 द्रव्यमान के परमाणु है, देखो दो परमाणु हो गए, एक तो हो गया m1 द्रव्यमान का, एक हो गया m2 द्रव्यमान का। पीछे वाला जो डेरिवेशन था उसमें सभी परमाणुओं के द्रव्यमान सेम थे, तो सबकी आवर्ती भी क्या थी? सेम थी। सबके लिए आयाम क्या था? a था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे m1 के लिए आवर्ती ओमेगा 1 है और आयाम कैपिटल A है, और m2 के लिए आवर्ती कितनी है? ओमेगा 2 है, और आयाम कितना है? B है। ठीक है, दोनों के लिए आयाम और आवर्ती क्या है? अलग अलग है। ठीक है, आइएगा। दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल a है। तो ये वाली डिस्टेंस भी स्मॉल a है, ये वाली डिस्टेंस भी क्या है? स्मॉल a है। और दो समान द्रव्यमान वालों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी निकटवर्ती में? 2a हो जाएगी। ये और ये द्रव्यमान में सेम है तो इनके बीच की डिस्टेंस 2a। ये और ये द्रव्यमान में सेम है तो इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 2a होगी। इसके बाद में मैंने ऐसे बोला है कि m1 द्रव्यमान वाले जो पार्टिकल है इनको विषम अवस्था में रखा गया है और m2 द्रव्यमान वाले पार्टिकल को सम अवस्था में उपस्थित किया गया है या रखा गया है। तो m2 को सम अवस्था में रखा गया है, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये है इसका नंबरिंग 2n। तो इसका हो जाएगा 2n-1, इसका हो जाएगा 2n+1। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा 2n+2,
इसका हो जाएगा 2n माइनस का, सॉरी 2n माइनस 2, और इसका हो जाएगा 2n प्लस 2। यानी मैंने इनकी नंबरिंग भी कर दी कि m2 यानी विषम द्रव्य, सॉरी m2 द्रव्यमान वाले तो सम में है और m1 द्रव्यमान वाले विषम में है ना, विषम संख्या में, मतलब विषम स्थिति में स्थित है। तो ये 2n स्थिति परक है, ये 2n प्लस 1 परक है, ये 2n माइनस 1 परक है, फिर ये 2n माइनस 2 परक है, उधर का 2n प्लस 2 परक है। तो इधर 2n 2n प्लस 1 2n प्लस 2 2n प्लस 3, तो ग्रीन वाले तो सब किस में आएंगे, विषम में आएंगे, और ब्लू वाले सारे के सारे किस में आएंगे, सम में आएंगे। ये है इसकी विराम अवस्था। ये और ये है इसकी कंपन अवस्था, कंपन अवस्था। तो अब क्या होता है कि जब कंपन की अवस्था में होते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाते हैं। तो वो डिस्प्लेस कितना करते हैं तो मैं बता देता हूं, ये वाला डिस्प्लेस करता है u2n, ये वाला डिस्प्लेस करता है u2n प्लस 1, ये वाला डिस्प्लेस करता है u2n माइनस 1, ये वाला डिस्प्लेस करता है u2n माइनस 2, ये वाला डिस्प्लेस करता है u2n प्लस 2। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ये हो गया। अब हमको जैसे पहले वाला डेरिवेशन सोल्व किया था हमने, वैसे के वैसे हम क्या करेंगे, इस वाले डेरिवेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, ठीक है ना, सही तरीके से बनाना, ठीक है ना, जैसे ही बना लो मुझे मैसेज कर देना। ये भी अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, सारे ही क्या हुए हैं, अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हुए हैं। लेकिन मैं सबके विस्थापन नहीं दिखा रहा, केवल मैंने कुछ सिलेक्टेड के ही क्या दिखा रखे हैं, यहाँ पे विस्थापन दिखा रखे हैं। बना लो इसे, जैसे ही इसे बना लो मुझे बता देना, फिर आगे चलते हैं। मैसेज कर देना जैसे ही बना लो। लिखो, इस अवस्था में जब परमाणु, इस अवस्था में जब परमाणु, इस अवस्था में जब परमाणु, इस अवस्था में जब परमाणु कंपन करते हैं तो उनका माध्य स्थिति से विस्थापन होता है। कंपन करते हैं तो उनका माध्य स्थिति से विस्थापन होता है, उनका माध्य स्थिति से विस्थापन होता है। इस अवस्था में, इस अवस्था में ऐसे लिखना 2n कोमा 2n प्लस 1 कोमा 2n प्लस 2, ऐसे लिखना, मैं लिख देता हूं यहां
2n कॉमा 2n+1 कॉमा 2n+2 कॉमा 2n-1 व 2n-2 का माध्य स्थिति से विस्थापन क्रमशः जी 2n का कितना है, जिसकी नंबरिंग हमने 2n की है उसका विस्थापन है u2n, अगले वाले का u2n+1, उसके अगले वाले का u2n+2, उसके अगले वाले का u2n-1 और u2n-2 है। ठीक है ना, ये लिख लो ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, अब चेक करो, अब दो बातें यहाँ पे चेक करने की है, वो आप लोग ढंग से समझना। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि जो m1 द्रव्यमान वाला परमाणु है, कोई सा भी हो सकता है, m1 द्रव्यमान वाले परमाणु के लिए अवकल समीकरण, देखो देखो द्रव्यमान क्या है, m1 है, ठीक है। अब द्रव्यमान बराबर सॉरी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है स्थिति का 2 बार समय के साथ अवकलन। तो m1 वाला तो ये भी है, ये भी है, कोई सा भी ले सकते हो आप, मान लो मैंने ये वाला ले लिया, तो इसका इसकी माध्य स्थिति से विस्थापन कितना है, u2n+1 है, ठीक है ना। तो विस्थापन का 2 बार समय के साथ अवकलन क्या हो जाएगा, त्वरण, तो ये बल हो गया, ठीक है। अब ये बल हमको किसके बराबर लिखना है, अगर किसी ने पीछे वाला टॉपिक पढ़ रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि देखो हम कैसे लिखते थे, फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा। मैंने डायरेक्ट लिखने का तरीका समझाया था, आपको डायरेक्ट ही लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलो, इसका निकटवर्ती कौन है, इस पर लगने वाला बल ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका निकटवर्ती कौन है, एक ये है और एक इसका निकटवर्ती ये है, तो इनके विस्थापन कितने हैं, इसका तो है u2n+2, इसका विस्थापन कितना है, u2n है, और इसका खुद का कितना है, u2n+1, तो इसका दुगना करके क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये मैंने पिछले वाले टॉपिक के अंदर समझाया था कि ये आता किस तरीके से है, पूरा ओपन करके वहां पे बताया था, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये हो गया हमारे पास में m1 द्रव्यमान वाले परमाणु के लिए अवकल समीकरण, इसे देंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही क्या करेंगे अपन, m2 द्रव्यमान वाले परमाणु के लिए अवकल समीकरण लिखेंगे, m2 द्रव्यमान वाले परमाणु के लिए अवकल समीकरण, m2 द्रव्यमान वाले परमाणु के लिए जो अवकल समीकरण है वैसे लिखी जाएगी m2, मान लो 2n वाला m2 ही है, तो d2u2n बटा dt स्क्वायर बराबर बीटा, निकटवर्ती वालों का विस्थापन चेक कर लो। हाँ जी, इसका निकटवर्ती ये रहा, तो इसका विस्थापन है u2n+1, इसका निकटवर्ती ये है, तो ये है u2n-1, और दुगना करके क्या करेंगे, इसके अंदर से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा -2u2n, इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर कौन सा, 2, ठीक है। इसे क्या दे देंगे हम, समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। तो यहां तक इसे कंप्लीट करो, यहां तक क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है, चलो ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट लिखना मैंने आप लोगों को बता रखा था, तो ये आप लोग लिख लेना, है ना, यहाँ तक आप लोग लिख लो। इसके आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑलमोस्ट इसको अपन पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं, हो सकते हैं कल आपकी क्लास इसकी सुबह लगा दे, है ना, हो सकता है कि कल इसकी क्लास आप लोगों की सुबह लग जाए, ठीक है ना, सुबह हो सकता है कि आप लोगों की इसकी क्लास लगा दी जाए, 9:15 के आसपास या 9:30 के आसपास इसकी क्लास लगा दी जा सकती है, थोड़ी 2 घंटे की क्लास, जिसके अंदर ये टॉपिक पूरा का पूरा क्या कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए ना, हो सकता है, नहीं तो इस टाइम पे तो होगी, ठीक है ना, होगा तो मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है ना, सुबह